तो लास्ट क्लास जो हम लोगों ने की थी उसमें मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी इस टॉपिक के बारे में बातचीत की थी। तो वैसे तो हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ख़त्म हो गया है, आज आखिरी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद ये भी समाप्त हो जाएगा, दैट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विल बी पुट ऑन एंड। वैसे ये चीज़ आज ही ख़त्म हो जाती सुबह के वक्त, बट अनफॉर्चुनेटली मतलब वेडनेसडे को ख़त्म हो जाती, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो चीज़ एक दिन को आगे डिले हो गई। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इस टॉपिक को हम लोग टोटल 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे। बहुत ही शॉर्ट से वीडियोस हैं। सबसे पहले हम लोग हर चैप्टर का थ्योरी कंटेंट कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल पार्ट में शिफ्ट होंगे। यानी कि ऐसा नहीं कि किसी टॉपिक को पढ़ा देने के बाद मैंने न्यूमेरिकल्स करा दिए, उसके ऑब्वियसली कुछ वैलिड रीजंस हैं। मैंने ये चीज़ ट्राई करके देखी आगे के क्यूलेबियम में कि तुम लोगों को साथ साथ में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाने पे तुम लोग एक चैप्टर को खत्म करने में कुछ ज़्यादा ही वर्क ले लेते हो और अल्टीमेटली इसका ये रिजल्ट आता है कि चैप्टर भी डिले हुआ प्लस तुम लोगों के मैक्सिमम लोगों के न्यूमेरिकल्स करने की एबिलिटी ना होता। तो हम इसको ऑब्वियसली कि एकदम एंड में ही टैकल करेंगे। तो देखो अभी जो टॉपिक है हमारा वो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में जैसे पूरा चैप्टर ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इर्द गिर्द सराउंडेड है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है इसमें आप लोगों को एक प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस और एक प्रोसेस है बैटरीज वाली, जहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, और एक दूसरी प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर केमिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं, राइट? ओके। तो फिलहाल अभी हमारी जो बातचीत चल रही है वो बातचीत चल रही है इलेक्ट्रोलिसिस को लेकर। अब ये जो पूरा का पूरा फेनोमेना है आप लोगों के इलेक्ट्रोलिसिस का, इस इलेक्ट्रोलिसिस से जुड़े 2 लॉज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों ये लॉज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उस पर बात करने से पहले हम लोगों को इस पूरे लॉ के अंदर एक कांस्टेंट मिलता है। हमें एक्चुअली उस कांस्टेंट के बारे में पहले बातचीत करनी है कि आखिर वो कांस्टेंट क्या है। ठीक है, तो देखते हैं, समझते हैं कि वो कांस्टेंट क्या है। सबसे पहले तो एक बात याद रखना, आप लोग जब 11th स्टैंडर्ड में थे, जब आपने पहला चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ा था यानी कि मोल्स, तब उस दौरान जो तुम्हारी दुनिया थी, मोल्स की जो दुनिया थी, उस दौरान तुम लोगों ने ये चीज़ बहुत ही कूट कूट के पढ़ी है। मुझे लगता कि किसी को कोई तकलीफ होगी इसमें कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, आपके पास अगर किसी भी सब्सटेंस का क्या है 1 मोल है, तो 1 मोल का बेसिकली मतलब क्या होता है? 1 मोल का मतलब होता है Na पार्टिकल्स। Na का मतलब क्या होता है? एवोगैड्रोस नंबर, जिसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 6.022 इंटू 10 की पावर 23, राइट? यानी कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ये एनी सब्सटेंस में जो ये वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है ना सब्सटेंस, इस सब्सटेंस वर्ड का मतलब होता है, हो सकता है वो सोडियम हो सकता है वो क्लोरीन गैस हो सकता है शक्कर के दाने हो सकता है इलेक्ट्रॉन हो सकता है एटम हो, या हो सकता है मॉलिक्यूल्स हो। तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इंटाइटी। ये इसी के जैसा है जैसे कि अगर मैं बातचीत करूं कि 1 दर्जन में कितने केले आते हैं, कितने अंडे आते हैं, तो तुम जवाब देते हो ना 12 केले 12 अंडे। तो 12 क्या है? इट इज़ ए यूनिट, ठीक है, कि इतनी क्वांटिटीज हमको उस 1 दर्जन में मिल रही है। तो सिमिलरली अगर कोई तुमसे ये पूछेगा कि 1 मोल क्या है, तो तुम 1 मोल को इस तरीके से जस्टिफाई करोगे कि 1 मोल का मतलब देखो ये होता है। अब मान लेते हैं कल को मैं तुमसे एक और सवाल पूछती हूँ। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1 कि आपको एक बेसिक रिविजन करवा दिया गया कि 1 मोल का मीनिंग क्या है। पॉइंट नंबर 2 में हम मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई चार्ज्ड स्पीशीज है, ठीक है, आपके पास कोई चार्ज्ड स्पीशीज है। एक बात याद रखना, हर चार्ज स्पीशीज, ठीक है, बराबर, ठीक है, तो याद रखना जब भी आपके पास कोई भी चार्ज स्पीशीज होती है, तो जो चार्ज स्पीशीज होगी, हर चार्ज स्पीशीज के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, कुछ ना कुछ चार्ज की क्या होती है, उसके ऊपर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू होती है, ठीक है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वैल्यू कि तुम्हारे ऊपर इतना चार्ज है, राइट? ओके।
तो अभी आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं किसी ने तुमसे ये पूछा कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, एक इलेक्ट्रॉन की। तो जब तुम छोटे थे तो बचपन में तुमने सुना होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है सर्टेन अमाउंट का, है ना, कुछ क्वांटिटी ऑफ चार्ज ये अपने ऊपर रखते हैं, याद आ रहा होगा शायद से तुमको। तो वो जो चार्ज तुमने पढ़ा था बचपन में, और लेट्स से अगर बचपन में नहीं भी पढ़ा था तो अभी फिर से पढ़ लेते हैं, इस एक इलेक्ट्रॉन पे सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। वो चार्ज क्या होता है, अगर कोई तुमसे पूछेगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप उसमें जवाब दोगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये इतना चार्ज होता है, ठीक है, ये इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे। और ये सी का मतलब क्या है, कूलम्ब। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में या फिर जब भी आप लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी नामक चैप्टर फिजिक्स में पढ़ा होगा, उस वक्त आपने ये चीज़ देखी ही होगी, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट हमारा ये है कि जैसे मैंने तुमसे ये कहा कि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, ओके, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन मैंने तुमसे ये पूछ लिया कि मुझे एक बात बताओ, इफ़ यू हैड, ऐसे पूछते हैं, इफ़ यू हैड 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इमेजिन करो आपके पास अगर इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते तब आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स पर टोटल चार्ज कितना होता। ये तुम लोगों से सवाल पूछा गया कि तब आपके पास चार्ज कितना होता। तो आप कैसे जवाब दोगे? ये बहुत ही आसान सा सवाल है कि अगर 1 रुपये में मान लेते हैं आपको 2 चॉकलेट्स मिलती हैं एल्पेनलीबे की, जो एक आता था पहले चॉकलेट का नाम, तुम्हें अब पता है कि नहीं, आई जस्ट डोंट नो, ठीक है। तो बताओ 10 रुपये में कितनी आएंगी। या फिर अगर अपन ऐसा बोले कि एक गिवन पर्टिकुलर पेंसिल 3 रुपये की आती है, तो ऐसी अगर आपने 32 पेंसिल्स खरीदी तो कॉस्ट कितना होगा। अब बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ व्हाट, क्लास 2 स्टैंडर्ड, जब आप क्लास 2 में थे तब आपने ऑब्वियस है कि ये वाली चीज़ क्या होगी, पढ़ी होगी, ठीक है, कि 1 रुपये में इतना आता है तो बोलो 10 रुपये में कितना आएगा, ऑल एंड ऑल। तो अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होता तो आपके पास कितना आता, इतना चार्ज आता। तो अगर मैं कहूँ कि अब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि इतनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बोलो भैया चार्ज कितना होगा, ऐसा पूछ लिया उसने। तो सादी सी गणित है, कोई भी कर लेगा, एक ऐसा इंसान भी कर लेगा जिसका मैथमेटिक्स से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि एक बेसिक फॉर्मेट में तुमको बताऊं ताकि तुम लोगों को चीज़ें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक कॉलम बना लेते हैं जहाँ पे हेडिंग दे देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं देखो डायरेक्ट भी कर सकती हूँ और तुम में से मैक्सिमम लोगों को डायरेक्ट चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी, बट कैसा है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आएंगी, इससे बेटर है कि स्लो में समझाओ, दोनों के लिए फायदा रहेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा अपन ने हेडिंग क्या दे दी, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक होता है तो उसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब्स, राइट। लेकिन अब मैं तुमसे कह रही हूँ कि आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भैया इतने हैं, तो बताइए चार्ज कितना होगा। तो आप कहोगे चार्ज बराबर बोलो कितना होगा, x। और अगर कोई तुमसे पूछेगा कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ x, तो बताइए यहाँ से कितना आएगा, 6.022 इंटू 10 कितना 23 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना हाथों से मल्टीप्लिकेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करो और ये चीज़ करके बताओ कितनी आती है। अब क्योंकि मैं ये चीज़ काफ़ी टाइम से करती आ रही हूँ तो मुझको तो ये चीज़ याद है, दिस कम्स आउट टू बी 9.6532। फिलहाल जो मैंने नंबर्स लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर आंसर निकल कर आता है। और इसको मैं लिख दूंगी 10 की पावर बोलो कितना, 4, है ना, +4 में आएगा। अच्छा, तो अब ऐसे में मान लेते हो जो 10 की पावर 4 मेरे पास लिखा हुआ है और जो राइट हैंड साइड में मेरे पास नंबर लिखा गया है, ठीक है, वो चीज़ पॉइंट में है। तो मैं पॉइंट हटाने के लिए इसको, तुम्हें लगता है ऐसा लिख सकती हूँ 96532, ये ऐसा यूनिट डाल दूंगी मैं एक सी। यानी कि इससे मुझे क्या पता चला, मुझे चार्ज पता चल गया, ठीक है, मुझे टोटल चार्ज पता चल गया। किस पे टोटल चार्ज पता चल गया मुझे, अगर मेरे पास 6 पॉइंट कितना बताओ 022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होते तो मुझे उनके
उतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज पता चल गया। बट तुम्हें नहीं लगता कि 6.022 इंटू 10⁻23 इस क्वांटिटी को, अभी अभी मैंने क्लास की स्टार्टिंग में आपको बोला कि इस क्वांटिटी को कुछ और नहीं बल्कि क्या कहते हैं, 1 मोल कहते हैं। तो बेसिकली मुझे अब ये पता है कि अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब समझते हो ना, 6.022, हाँ, तो उस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे टोटल चार्ज इतना होता। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, टोटल चार्ज कितना होता, इतना होता। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है MCQs में, या फिर 1 लाइन 1 मार्क क्वेश्चन में, या फिर आपको हो सकता है कि पूछे कि डिराइव करके दिखाइए कि किस तरीके से 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे ये चार्ज कितना कितना है। अब मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ बताती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू ली 6.022 इंटू 10⁻23 मैंने लिया, है ना। मैंने जो एक इलेक्ट्रॉन है, उस एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, वो चार्ज की जो वैल्यू है वो मैंने कितनी ली आप लोगों की, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आपकी कुलुम ली। तो एक्चुअली होता कैसा है कि कई बार जब हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, तो जो कैलकुलेशंस करते वक्त जो ये वैल्यू ली गई है ना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स, ये वाली जो वैल्यू है, ये मैंने सिर्फ कहाँ तक ली है बताओ, मैंने इसको लिया है सिर्फ 1 डेसिमल तक। हो सकता है कि एक दूसरा पर्सन इस वैल्यू को अप टू 3 डेसिमल लेता, यानी कि 1.602 समथिंग लाइक। तो ऐसे में अगर वो इंसान इसको अप टू 3 डेसिमल लेता या अप टू 4 डेसिमल लेता, तो ऑब्वियस है कि ये वाला आंसर आपको फिर नहीं मिलता है। ठीक है, फिर आपको आंसर जो मिलता है वो कुछ और मिलता है। जैसे मैंने यहाँ पर कितने डेसिमल तक देखो ये वैल्यू ली है, मैंने ये वैल्यू 3 डेसिमल तक ली है। तो कायदे से नियम के अकॉर्डिंग, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नियम होता है, मुझे यहाँ पर भी 3 डेसिमल तक वैल्यू लेनी चाहिए। बट मैंने यहाँ पे 3 डेसिमल तक वैल्यू नहीं ली, मैंने सिर्फ इसको 1 डेसिमल तक ही रखा। अब 3 डेसिमल पे मैं ये भी बता दूँ, तो आपका डिवीजन रुकता नहीं है। ठीक है, मतलब 1.602 अगर मैं ले भी लेती ना, तो उसके आगे भी नंबर्स हैं 1766। तो ऐसे में अगर आप इन दोनों की वैल्यूज को एकदम, जितने डेसिमल आप, जितने हाईएस्ट पॉसिबल डेसिमल ले सकते हो, उतने अगर हाईएस्ट पॉसिबल डेसिमल लोगे, यानी कि अगर आप Na की वैल्यू को कितना लेते हो, इतना लेते हो 6.022141 10⁻23, और अगर आप एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, उस चार्ज की वैल्यू को अगर आप लेते हो 1.60217662, ठीक है, इंटू 10⁻⁻19 कुलूम, और फिर अगर आप इन दोनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हो, तब आप लोगों का जो टोटल चार्ज निकल कर आता, तो वो टोटल चार्ज कितना निकल कर आता, तब तो ऑब्वियसली कि मल्टीप्लिकेशन में वेरिएशन आ जाता। देन दैट टोटल चार्ज कम्स आउट टू बी समथिंग लाइक अबाउट 96485। ये इसके बराबर आता। बताओ, ये इसके बराबर, देखो कितना बड़ा डेविएशन है। मेरा 96532 आ रहा है, इसका 96485 आ रहा है, मतलब बहुत बड़ा चेंज है ना। तो बेसिकली होता क्या है, हम लोग क्या करते हैं, इस पूरी पढ़ाई के दौरान हम लोगों ने एक राउंड ऑफ वैल्यू अज्यूम कर ली है। ठीक है, जो पूरी दुनिया उस राउंड ऑफ वैल्यू को यूज करती है, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में आपको कोई अलग वाली वैल्यू यूज करने को ना बोली जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों की जो वैल्यू है टोटल चार्ज की, इस टोटल चार्ज की वैल्यू को अज्यूम करके चलते हैं कि यह है 96500 कुलूम। ऑब्वियसली ये वैल्यू कहाँ से आई होगी, जैसे मैंने ऊपर तुम लोगों को डिराइव करके दिखाया, देखो 965 तक तो मेरा भी आ गया था, मेरा बट 32 आ रहा है, यहाँ पे अपन ने 00 लिया है। ठीक है, देखो इसका 96485 आया है, मतलब हमने राउंड ऑफ करके लिया है उस पर्टिकुलर चीज को, और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, बस खत्म। तो ये आंसर आ जाता है। ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये कैसी वैल्यू है, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और अगर क्वेश्चन में आपको बोला जाए, ठीक है, तो आप यही वैल्यू यूज करोगे, अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो। अगर बोल रहा है कि नहीं नहीं भैया आपको इतनी वैल्यू यूज नहीं करनी, आपको तो 96532 यूज करना है जो मैं कह रहा हूं, तो क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, खत्म बात। अब लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका अपन भेद खोलते हैं, वो ये कि ये जो टोटल चार्ज होता है ना ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोचो ये बोलने में कितनी बड़ी स्टेटमेंट लग रही है कि टोटल चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोलने में यार कितना मतलब बड़ा लग रहा है ये स्टेटमेंट।
तो एक्चुअली इस बड़ी सी स्टेटमेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं 1 फैराडे। ठीक है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं आप लोगों का 1 फैराडे। सो इफ एनीबडी वुड आस्क यू कि व्हाट डू यू मीन बाय द 1 फैराडे, तो आप उसको ये भी कह सकते हो कि 1 फैराडे न्यूमेरिकली अप्रॉक्सीमेटली 96500 कूलम के बराबर आता है न्यूमेरिकली। और अगर कोई तुमसे 1 फैराडे का मीनिंग पूछे तो तुम उसको किस तरीके से समझाओगे? तुम उसको ये बताओगे कि 1 फैराडे कोई महान चीज नहीं है, बल्कि अगर कोई तुमसे ये पूछे कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, तो बस उस कितने चार्ज को ही बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं 1 फैराडे कहते हैं। ठीक है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे बेसिकली कितना चार्ज है, उस कितने चार्ज को ही हम लोग क्या कहते हैं 1 फैराडे कहते हैं। तो क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाते हैं बोर्ड्स में कि आप सबसे पहले तो क्या करिए, डिफाइन करिए 1 फैराडे को। ये आप लोगों का जैसे मान लेते किसी एक ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है ना, आपसे इस तरीका का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट एकदम सवाल 1 फैराडे इक्वल टू डैश कूलम्स, या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि बताओ हाउ मच चार्ज इज देयर ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम में से मैक्सिमम लोगों का तो बीपी इस बात को देखकर ही हाई हो जाता है कि अरे यार मोल्स आ गए, मोल्स यानी कि 11 का चैप्टर यानी कि हमें कुछ नहीं आता। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर यही वाले क्वेश्चन को वो तुमसे क्या कर सकता है, डिराइव करने को कह सकता है। तो बेसिकली वो तुमसे डिराइव करवाना इसीलिए चाह रहा है 2 मार्क्स क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वो ये देखना चाहता है कि भाई बंदे या बंदी को ये पता है कि नहीं पता है कि 1 मोल बराबर कितनी एंटाइटी। ठीक है, और आपके 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, बिकॉज आप में से मैक्सिमम लोग कुछ ऐसे भी तो होते हैं ना जो रट लेते हैं बस चीज़ों को। ठीक है, बस रट लिया है, तो ऐसे लोगों के लिए वो डिराइव करवाता है। और अगर डिराइव करवा रहा है तो आप क्या करना, कुछ नहीं, जैसे मैंने यहाँ किया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर 1 है तो ये इतना, अगर ये इतने हैं तो x। हाँ, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करते वक्त इसकी जो वैल्यू 1.6 ना लेते हुए, चाहो तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं, बस इसको लिख देना कि अप्रॉक्सीमेटली दिस वैल्यू इज टेकन एज व्हाट 96500। ये इतनी छोटी सी चीज आप लोगों को बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क्स या फिर 2 मार्क्स जैसे कामों के लिए ये चीज पूछी जा सकती है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज तुम लोगों के टेक्स्ट बुक में कहाँ पर है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे इस चीज को देखते हैं कैसा क्या। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक में अलग से इसके ऊपर टॉपिक मिलना तो मुझे नहीं लगता होगा, बट ये चीज़ तुम्हें पता होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि आखिर ये क्या है। तो देखो टेक्स्ट बुक वाले ने लिखा है, क्या लिखा है, द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96500 कूलम। मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। तो डायरेक्टली ये सवाल या तो जैसे मैंने बताया MCQ 1 लाइन किसी भी फॉर्मेट के लिए आ सकता है, या और बाद में देखो इसी स्टेटमेंट को आगे उन्होंने एक्सटेंड करके लिखा है, इट इज रिफर्ड टू एज 1 फैराडे। और इसी 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, 1 फैराडे कहते हैं। डन। तो यहां से तुम लोगों को पता चल गया कि बेसिकली आप लोगों का 1 फैराडे क्या है। तो यहां से यहां तक का क्वेश्चन जो है आप इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि डिफाइन 1 फैराडे। डन। तो इस पर्टिकुलर वीडियो से हम लोगों ने जो चीज सीखी वो ये सीखी कि आपको क्वेश्चंस इस 4 फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। तो ये चारों फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपके नोट्स कॉपी में इंक्लूड होने चाहिए। ठीक है, बाकी तो जो मैंने ऊपर जनरल इन्फॉर्मेशन लिखी है, पहले टॉपिक डालना, हेडिंग नोट्स में 1 फैराडे, इस पॉइंट को लिखना, फिर इस पॉइंट को लिखना, फिर इस पॉइंट को लिखना, और उसके बाद फिर क्या, मतलब पहले पूरे वीडियो के अच्छे से नोट्स बनाना, उसके बाद फिर अपना Q&A मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करना, और उस क्वेश्चन आंसर सेशन में आप इस पर्टिकुलर चीज को फिर क्या कर लोगे, इंक्लूड कर लोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा काम डन। बराबर, ठीक है। तो अभी इस चीज को ओवर करते हैं, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ेंगे।